Very good morning, all students. So this is lecture number 4 of unit number 3rd, that is water requirement of crops. So guys, in this particular lecture we are going to deal with the numericals concerning with the water requirement of crops based upon the CCA, GCA, intensity of irrigations, base period, crop periods, डेल्टा एंड ड्यूटी एंड ऑल दैट हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे और उसमें वो सारे कॉन्सेप्ट होंगे जो अब तक हमने अभी तक कवर किया है, जैसे कि बेस पीरियड है, क्रॉप पीरियड्स है, ड्यूटी है, डेल्टा है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशंस है और उसके बीच के जो रिलेशंस है ड्यूटी एंड डेल्टा और बेस पीरियड के, उन सारे इक्वेशन को हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे और उस पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग अपने इस लेक्चर्स को। ओके, सो एज यू सी हेयर ऑन स्क्रीन बोर्ड, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3.1 है। इसमें बोला जा रहा है इफ़ द राइस रिक्वायर्स अबाउट 10 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर। बोला जा रहा है कि एक राइस है का पौधा है और वहाँ पे 10 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, राइस का क्रॉप्स लगाया गया है किसी खेत में, किसी पर्टिकुलर खेत में राइस लगाया गया है और वहाँ पे 10 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है। यहाँ पे ये भी दिया हुआ है एट इंटरवल ऑफ 10 डेज, मतलब हर एक 10 दिन के बाद वहाँ पे 10 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, और एक चीज़ और भी यहाँ दिया हुआ है एंड बेस पीरियड ऑफ राइस इज़ 120 डेज। ठीक है, और जो बेस पीरियड है राइस का 120 दिन है। मीन्स जो प्लांट है या जो राइस का पौधा है खेतों में, जो हमारा वहाँ का बेस पीरियड होगा, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के प्लांट को जब हम बोते हैं यानी सोन करते हैं खेतों में, उसके बाद हार्वेस्टिंग तक, ठीक है, वो जो पूरा पीरियड होता है उसके प्लांट के मैच्योरिटी के लिए, बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, उसको हम लोग कहते हैं बेस पीरियड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। सो प्लांट का जो बेस पीरियड दिया हुआ है 120 दिन दिया हुआ है। ओके, सो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट डेल्टा ऑफ राइस। पूछा क्या जा रहा है आपसे? फाइंड आउट डेल्टा ऑफ राइस। ओके, सो देखिए आपसे पूछा जा रहा है डेल्टा, डेल्टा मतलब मैंने बताया था कि आपको स्टार्टिंग से लेकर के जब हम प्लांट को बोते हैं खेतों में और उसके काटने तक जितना टोटल डेप्थ होता है वाटर का, उसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा। ओके, और बेस पीरियड क्या होता है? जितना समय इलैप्स होता है प्लांट को बोने से लेकर के प्लांट के काटने तक जितना समय लगता है वो समय होता है बेस पीरियड, है ना। पीरियड से क्लियर है कि कितना दिन पीरियड उसका है ना, बेस पीरियड कितना है, मतलब 120 दिन होगा, 122 दिन होगा, मतलब हमेशा उसे डे में काउंट करेंगे। जब भी हम डेल्टा की बात करते हैं तो डेल्टा मतलब होता है कि कितना पानी उसको रिक्वायर्ड है, प्लांट के बोने से लेकर के प्लांट के काटने तक टोटल कितना पानी रिक्वायर्ड होगा, उसको हम लोग कहते हैं डेल्टा। सो आपको इस क्वेश्चन में डेल्टा को फाइंड आउट करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो सबसे पहले देखिए डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, है ना, 10 सेंटीमीटर हमें वाटर चाहिए। ठीक है, बेस पीरियड कितना दिया हुआ है? 120 दिन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये भी दिया हुआ है वाटर रिक्वायर्ड एट एन इंटरवल ऑफ 10 डेज। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस में गिवन था उसे हमने यहाँ पे राइट डाउन किया। ओके, अब देखिए, अब आपको पता है यहाँ पे 120 दिन जो है उसका बेस पीरियड है और वहाँ पे वाटर रिक्वायर्ड है कितने इंटरवल के बाद? 10 दिनों के बाद क्या है? वाटर रिक्वायर्ड है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वाटरिंग कितना हो जाएगा? मतलब टोटल नंबर ऑफ वाटरिंग हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो टोटल हमारा क्या है, जो टोटल हमारा बेस पीरियड है उसमें हम एक इंटरवल में कितना दिन लग रहा है उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ वाटरिंग रिक्वायर्ड। मतलब कि आपको टोटल नंबर ऑफ वाटरिंग रिक्वायर्ड निकालना है तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ जो आपका दिया हुआ यहाँ पे 120 दिन बेस पीरियड है और एक इंटरवल में आप जो पानी दे रहे हैं 10 दिनों के बाद दे रहे हैं, है ना, तो उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका यहाँ पे निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ क्या, वाटरिंग रिक्वायर्ड। मतलब 12 नंबर ऑफ वाटरिंग चाहिए 10 दिनों के बाद में, है ना। मतलब कहने के बाद एक इंटरवल में 10 दिन लग रहा है तो उसी तरीके से आपको निकालना टोटल 120 दिन लग रहा है, तो 120 में 10 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये पता चल जाएगा आपको कि 12 नंबर ऑफ वाटरिंग आपको लगेगा हर एक 10 दिन के बाद में, है ना। मतलब ऐसा 10-10 दिन के बाद में जो भी आप पानी दे रहे हैं, वैसे 12
टर्म में आपको यानी 12 नंबर में वाटरिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। और आपको ये भी दिया हुआ है कि यहाँ पे एक टर्म में मतलब एक इंटरवल में आप दे रहे हैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर वाटर दे रहे हैं ना, तो हमारा कितना टोटल इंटरवल है यहाँ पे 12 इंटरवल है, यानी कि हमारा टोटल नंबर ऑफ वाटरिंग कितना है 12 है। तो एक में जब 10 लग रहा है तो 12 में कितना लगेगा 12 गुने 10, जाहिर सी बात है कि आप 10 दिन में यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना 10 दिन में, यानी 10 डेज में, यानी एक इंटरवल कहने का मतलब कितना है 10 दिन दिया हुआ है, ठीक है। तो एक इंटरवल में आपने 10 सेंटीमीटर पानी दिया है, तो हमने यहाँ पे एज पर क्वेश्चन यहाँ पे इंटरवल निकाला तो 12 यहाँ पे क्या आया है 12 टोटल नंबर ऑफ वाटरिंग आया है। तो यहाँ पे देखिए टोटल डेप्थ ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 12 यहाँ पे क्या है टोटल नंबर ऑफ वाटरिंग है ना। और एक वाटरिंग में हमें 10 सेंटीमीटर पानी देना पड़ रहा है, तो 12 वाटरिंग में 12 गुने 10 यानी 120 सेंटीमीटर। यही तो डेल्टा है, यही तो डेल्टा है ना कि आप शुरू से लेकर के लास्ट तक का आपने पानी का टोटल डेप्थ निकाल लिया, यानी कि डेल्टा फॉर राइस कितना हो जाएगा 12 यानी 120 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि ये सबको समझ में आ गया होगा। इसमें करना यही है कि आपको टोटल डेप्थ ऑफ वाटर स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक निकालना है। तो एज पर क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे निकाला, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन मीन्स आपको टोटल डेप्थ ऑफ वाटर निकालना था फ्रॉम प्लांट के सोने से लेकर के, यानी कि बोने से लेकर के प्लांट के काटने तक के। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी यहाँ पे दिया हुआ है एन इरिगेशन कैनाल हैज ए ग्रॉस कमांड एरिया ऑफ 8 लाख, है ना, सॉरी 80,000 दिया हुआ है 80,000 हेक्टेयर। एन इरिगेशन कैनाल हैज ए ग्रॉस कमांड एरिया ऑफ 80,000 हेक्टर्स आउट ऑफ विच 80% इज कल्टिवेबल एरिया, है ना। देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है GCA ग्रॉस कमांड एरिया। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ग्रॉस कमांड एरिया क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया का वह पार्ट जिसके अंदर में वहाँ के सारी चीज़ें आती हैं, रोड्स आती हैं, उसके अलावा कैनाल्स है, खेत है, इसके अलावा जो बैरन लैंड्स है, अनुपजाऊ लैंड्स है, इसके अलावा पावर प्लांट्स है, मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर में आ रही है, और टोटल क्या होता है ग्रॉस कमांड एरिया, जिसको लोग GCA कहते हैं। तो यहाँ पे GCA आपको दिया हुआ है कितना 8,000 हेक्टर्स, सॉरी 80,000 हेक्टर्स, और यहाँ पे आउट ऑफ विच 80% इज कल्टिवेबल एरिया, जिसमें क्या हुआ है कि उसका जितना आपका एरिया है उसका 80% क्या है कल्टिवेबल एरिया है, यानी कि CCA है कल्टिवेबल कमांड एरिया। मैंने आपको बताया था कि CCA हमेशा GCA से कम होता है, क्योंकि GCA का अंदर का वह पार्ट जिसमें हम लोग क्या करते हैं खेती करते हैं, कल्टिवेशन करते हैं, उसको हम लोग CCA के अंदर में लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 80% जो है मतलब 80,000 जो आपका 80,000 हेक्टेयर एरिया है उसका 80% भाग में हम लोग कल्टिवेशन का काम कर रहे हैं, ओके। और ये भी दिया हुआ है एरिया इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर क्रॉप सीजन इज 30%। जो आपका इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है क्रॉप का कितना है, जो खरीफ सीजन है खरीफ सीजन का 30% है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन के बारे में मैंने आपको बताया था ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इक्वल टू होता है कि आप उस पर्टिकुलर सीजन्स में कितना एरिया क्या कर रहे हैं इरिगेट कर रहे हैं, मतलब कि एरिया इरिगेटेड इन पर्टिकुलर सीजन, मीन्स यहाँ पे कौन सा सीजन है खरीफ है, यानी एरिया जो आप है इरिगेट कर रहे हैं किस सीजन में खरीफ सीजन में कितना कर रहे हैं डिवाइडेड बाई टोटल एरिगेबल एरिया, टोटल आपका एरिगेबल एरिया कितना है ये बताया था ना हमने। तो मान लो कि यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, इन 30% इन 30/100, है ना। अब देखो यहाँ पे अब एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, एरिया हमको निकालना है, एरिया अंडर क्या खरीफ सीजन कितना इरिगेशन कर रहे हैं। तो अब टोटल इरिगेबल एरिया आपको पता रहे यहाँ पे टोटल इरिगेबल एरिया, और आपको एरिया अंडर खरीफ सीजन निकालना है, तो क्या करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को क्या करेंगे टोटल इरिगेबल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस पर्टिकुलर सीजन में कितना एरिया इरिगेट हो रहा है ये आपको निकल जाएगा। इन द सेंस कि आपको इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को टोटल एरिया से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो आप उस पर्टिकुलर सीजन का क्या निकल जाएगा कितना एरिया इरिगेट हो रहा है उस पर्टिकुलर सीजन में ये पता चल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या पता चलेगा कि खरीफ में कितना हो रहा है। उस तरीके से अगर आपको निकालना है किस में रबी में, तो रबी का यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन गिवन रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे डालेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे कि 30% है तो हो सकता है कि खरीफ का और ज़्यादा हो 60% दिया हुआ जो भी दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखेंगे एरिया अंडर रबी डिवाइडेड बाई टोटल एरिगेबल एरिया, मतलब उस पर्टिकुलर सीजन के हम लोग क्या करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एरिया से, तो हमारा निकल जाएगा हमारा उस पर्टिकुलर सीजन में कितना एरिया हम इरिगेट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है, इसी का यूटिलाइज हम लोग आगे करेंगे, ओके। तो अभी तक हम समझे कि टोटल GCA कितना दिया हुआ है और उसमें से कितना CCA है और खरीफ सीजन का इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना है, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे रबी सीजन का यहाँ पे दिया हुआ है, रबी सीजन की हम बात कर लेते हैं। तो रबी सीजन में यहाँ पे दिया हुआ है
रबी सीजन में दिया हुआ, रबी सीजन का जो दिया हुआ इंटेंसिटी इरिगेशन 60% दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड डिस्चार्ज रिक्वायर्ड एट द हेड ऑफ कैनाल्स, पूछ रहा है कि कैनाल्स के हेड में कितना डिस्चार्ज रिक्वायर्ड होगा। इफ़ द ड्यूटी एट इट्स हेड इज़ 800 हेक्टेयर पर क्यूमेक फॉर खरीफ, और हेड पे बोल रहा है कि ड्यूटी जो है खरीफ का 800 हेक्टेयर पर क्यूमेक है एंड 1700 हेक्टेयर पर क्यूमेक फॉर रबी सीजन, और रबी सीजन के लिए 1700 हेक्टेयर पर क्यूमेक है। सो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से मिली है। ओके, बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे निकालना है, क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है कि कितना होगा, ठीक है, हेड पे, यानी कैनाल जो है, कैनाल के हेड पे कितना डिस्चार्ज होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग टोटल कल्टीवेबल एरिया आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, जीसीए कितना दिया हुआ है 80,000 हेक्टेयर्स, ठीक है। उससे बोल रहा है कि टोटल कल्टीवेबल एरिया मतलब सीसीए है हमारा कितना 80%, यानी 80% ऑफ जीसीए है। तो 80 किसका, जो आपका 80,000 हेक्टेयर एरिया दिया हुआ है टोटल एरिया यानी ग्रॉस कमांड एरिया, उसका 80% भाग में ही हम कल्टिवेशन कर रहे हैं, यानी 80% ऑफ 80,000 हेक्टेयर्स, तो आ जाएगा आपका 64,000 हेक्टेयर्स, ये आपका आ जाएगा। ओके, अब देखिए टोटल एरिया अंडर खरीफ सीज़न, हमने बताया था आपको टोटल एरिया आपको अगर निकालना है खरीफ सीज़न पर्टिकुलर के अंदर में, तो उस पर्टिकुलर सीज़न में जितना इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशंस है उसको क्या करेंगे 30%, क्या करेंगे 30% दिया हुआ था, 30% ऑफ क्या टोटल कल्टिवेबल एरिया, तो 30% और टोटल कल्टिवेबल एरिया कितना आया हमारा यहाँ पे 6400, इसका 30% कर दीजिए तो आपका उस पर्टिकुलर क्रॉप का कितना एरिया अंडर इरिगेट हो रहा है वो आपको निकल जाएगा, ये नहीं है ना, यहाँ 19,200 हेक्टेयर्स आपका ये निकल गया है ना। तो ये इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन के फॉर्मूला से ही आया है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन बराबर क्या होता है कि उस पर्टिकुलर सीजन में हमने कितना इरिगेशन किया डिवाइडेड बाई टोटल कल्टिवेबल एरिया यानी टोटल इरिगेबल एरिया, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो टोटल इरिगेबल एरिया जो आपका है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन से, तो टोटल इरिगेबल एरिया कितना है आपका 6400 है, और यहाँ पे ये जो है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना है 30% है ना, तो 30/100 कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका निकल जाएगा टोटल एरिया अंडर खरीफ सीजन, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आपको टोटल एरिया क्या निकालना है अंडर रबी सीजन के अंदर में निकालना है ना, तो रबी सीजन के अंदर में कितना दिया हुआ है 60% इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्वेश्चन में गिवन है, तो टोटल एरिया अंडर रबी सीजन जब निकालेंगे तो 60% ऑफ टोटल कल्टिवेबल एरिया है ना, तो 60% 60% और टोटल कल्टिवेबल एरिया का तो 60/100 हो गया आपका, और टोटल कल्टिवेबल एरिया कितना है 64,000 है, तो 64,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका निकल जाएगा टोटल एरिया अंडर रबी, मतलब पर्टिकुलर रबी सीजन में आपको कितना जो है हेक्टेयर एरिया इरिगेट करना है, तो ये निकल गया 38,400 हेक्टेयर्स, ठीक है। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मेन जो टर्म है ये है आपको टोटल डिस्चार्ज निकालना खरीफ सीज़न में और रबी सीज़न में। तो टोटल डिस्चार्ज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर सीजन्स में जितना आपने एरिया इरिगेट्स किया है यानी जितना है, तो अब देखो यहाँ पे हम खरीफ की अगर बात कर लेते हैं, तो खरीफ में 19,200 हेक्टेयर्स आया था है ना, तो जितना आपका एरिया है एरिया और डिवाइडेड बाई उस पर्टिकुलर सीज़न का यहाँ पे ड्यूटी, उससे अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो वहाँ पे आपको डिस्चार्ज निकल जाएगा। क्या करना है आपको, सिंपली जो फार्मूला होता है डिस्चार्ज का ये होता है एरिया डिवाइडेड बाई में ड्यूटी। तो यहाँ पे चूँकि खरीफ का पूछा जा रहा है तो खरीफ का जितना यहाँ पे आपका दिया हुआ है आपका एरिया वो डिवाइडेड बाई में उस पर्टिकुलर खरीफ सीज़न में जितना आपका दिया हुआ है यहाँ पे ड्यूटी आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे निकलेगा 24 क्यूमेक है ना, 24 क्यूमेक। ये एक्चुअली में 900 हेक्टेयर क्यूमेक पर इसलिए दिया हुआ क्योंकि स्टैंडर्ड होता है 900 हेक्टेयर पर क्यूमेक, इसलिए दिया हुआ, बट इसका यूज़ कैलकुलेशन में नहीं किया गया है ना। आपको यहाँ पे लेना है 800, ठीक है, कितना लेना है 800 हेक्टेयर पर क्यूमेक, बट एक्चुअली में जो होता है 900 हेक्टेयर पर क्यूमेक होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड। लेकिन अगर क्वेश्चन में 800 हेक्टेयर पर क्यूमेक दिया हुआ है तो आप उसको लेकर के बनाएं, ठीक है। अदरवाइज अगर 900 हेक्टेयर पर क्यूमेक लेकर के भी आप बनाते हैं तो आपको गलत नहीं होगा, ओके, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। अब देखिए यहाँ पे टोटल जो डिस्चार्ज अब निकालना है हमको रबी सीजन्स में, तो रबी सीज़न में जितना दिया हुआ है एरिया 38,400 रबी सीज़न में एरिया हमारा आया है, डिवाइड कर देंगे उस पर्टिकुलर सीजन्स के यानी रबी सीजन्स के ड्यूटी से, यानी 1700 दिया हुआ है क्वेश्चंस में, ठीक है। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज हमारा किस में आएगा क्यूमेक्स में आएगा है ना, किस में क्यूमेक में, यानी कि आपका जो एरिया है हेक्टेयर में होना चाहिए और जो ड्यूटी है हेक्टेयर पर क्यूमेक में होना चाहिए। तो उस एरिया को उस ड्यूटी से अगर डिवाइड करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर सीजन का डिस्चार्ज निकल जाएगा। याद रहे कि एरिया हमेशा हेक्टेयर में होना चाहिए ऊपर वाला, अगर दूसरे टर्म में है मीटर स्क्वायर में तब उसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा है ना, तब जाकर के आपका क्यूमेक में निकलेगा। चूँकि हमारी ड्यूटी हेक्टेयर पर क्यूमेक में, इसलिए एरिया भी हेक्टेयर में होना चाहिए,
है ना, तब जा करके आपका वो डिस्चार्ज क्यूमेक्स में निकलेगा। अगर एरिया अगर मीटर स्क्वायर में है तो आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए हेक्टेयर में, ठीक है, तब जा करके आपका ये निकलेगा। सो आई होप कि आपको ये भी चीज़ समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग किसी भी क्रॉप्स का कैलकुलेशन करते हैं, उसके ड्यूटीज़ का, उसके डिस्चार्ज का। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में ड्यूटी फॉर जवार इज 2500 हेक्टेयर पर क्यूमेक, यानी 2500 हेक्टेयर पर क्यूमेक जवार एक क्रॉप्स है, उसका दिया हुआ है इन खरीफ। कैलकुलेट डेल्टा, मतलब आपको यहाँ पे सिंपल ड्यूटी दिया हुआ है और आपको डेल्टा फाइंड आउट करना है। सो ड्यूटी यहाँ पे दिया हुआ है 2500 हेक्टेयर पर क्यूमेक और बेस पीरियड इन खरीफ। जनरली खरीफ सीजन के केसेस में, खरीफ मतलब क्या, जो होता है हमारा राइस का पौधा होता है वो खरीफ के अंदर में आता है ना, राइस हो गया, जवार्स हो गया। तो यहाँ पे खरीफ सीजन में दिया हुआ है कि आपका ये जो आपका जो क्रॉप्स है, तो खरीफ सीजन के लिए हम लोग बेस पीरियड जनरली 123 डेज लेते हैं। कितना? 123 दिन। तो 123 डेज ले लिया गया है। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे हम लोग, ठीक है। यानी बी इक्वल टू 123 डेज हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। और डी की जो वैल्यू है वो है हमारा क्वेश्चन में गिवन 2500 हेक्टेयर पर क्यूमेक। सो आपको देखिए यहाँ पे बी पता हो गया और उसके बाद में यहाँ पे क्या पता हो गया, डी पता हो गया। सो अगर आपको बी भी पता है और आपको डेल्टा निकालना है, यानी कि आपको इस तीनों के बीच में रिलेशन पता है, क्या होता है, डेल्टा इजकल टू 8.64 बी बाई डी या डी इजकल टू 8.64 बी बाई डेल्टा, दोनों लिख सकते हैं आप। तो मैंने आपको बताया था रिलेशन डेल्टा इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ये वाला, 8.64 बी बाई डी। मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में इसका डेरिवेशंस भी बताया था। सो आप याद रखिएगा, डेल्टा इजकल टू 8.64 बी बाई डी। व्हाट? 8.64 बी बाई डी। यहाँ पे एक चीज़ गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये है आपका मीटर में होना चाहिए, है ना, ये कैलकुलेशन के बाद मीटर में आता है, ओके, नॉट सेंटीमीटर। इसको आप कैलकुलेट करके इसको आपने नोट्स में सही ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको अगर जो हमारा बी है यानी कि बेस पीरियड है, अगर उसको हमको डेज में डालते हैं और ड्यूटी को अगर हेक्टर पर क्यूमेक में डालते हैं तो जो हमारा डेल्टा आता है ये आता है हमारा मीटर्स में, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 8.64 बी कांस्टेंट है, आपने बी की वैल्यू डेज में डालनी है, तो बी की वैल्यू कितने है, 123 डेज, 123 डेज यहाँ पे डाल दिया गया है। डी की वैल्यू आपको हेक्टर पर क्यूमेक में डालनी है, तो डी की वैल्यू आपको दी हुई है 2500 हेक्टर पर क्यूमेक, तो 2500 हेक्टर पर क्यूमेक मैंने डाला। इसके बाद कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे जो वैल्यू आया है ये आया है 0.425 मीटर। कितना आया है? 0.425 मीटर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गए होंगे। कहीं भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं और इसके रिगार्डिंग्स में जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसका सोल्यूशन आपको बताया जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना ये जो है आपका डेल्टा किस में है, मीटर्स में आएगा, नॉट सेंटीमीटर्स, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ओके। सो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो आई होप कि आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर सेशन में मैंने आपको जो भी न्यूमेरिकल्स बताया है आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी इनके प्रैक्टिस करते रहिएगा और कोई भी डाउट्स होगा लाइव सेशन में हम डिक्लेयर कर लेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन एंड आई थिंक you all got more than you think from this particular session. So thank you everyone for watching this particular session. God bless you all. Thank you everyone.